लेंथेनॉइड पढ़ लिया हमने। 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको लेंथेनॉइड से। पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? पहले ऊपर हाथ करो कि हाँ सर मैं क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन लेंथेनॉइड नहीं पढ़ा? शाबाश, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। आज गगनदीप का कॉन्फिडेंस हाई है। हैं, आज गगनदीप भी बताएंगे। चलो फिर गगनदीप बताइए, लेंथेनम कौन से ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन रखा कहाँ गया है? क्यों? गुणधर्म एफ ब्लॉक से मिलते जुलते हैं। ठीक है। लेंथेनॉइड श्रेणी के अंदर, लेंथेनॉइड श्रेणी में +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? सीई। सीई को क्या कहते हैं? सीरियम। क्या कहते हैं? सीरियम। लेंथेनॉइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? प्लस कितनी होती है? 3 होती है। +3 होती है। लेंथेनॉइड श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 28 है। लेंथेनॉइड श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 14 है। लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहा जाता है? लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहा जाता है? लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहा जाता है? नहीं पता? हाँ, अच्छा। लेंथेनॉइड संकुचन का प्रभाव, लेंथेनॉइड संकुचन का प्रभाव किन 2 श्रेणियों पर देखने को मिलता है? 4D और 5D। 4D और 5D क्या होता है इनमें? आकार लगभग समान होता है। आकार लगभग बराबर होता है या समान होता है। ठीक है। लेंथेनॉइड संकुचन का अर्थ है एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड श्रेणी में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार लगातार क्या होता जाता है? घटता जाता है। आकार लगातार घटता जाता है। क्यों? प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है, जिसको अपन कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन, जिसके कारण 4D और 5D श्रेणियों का आकार लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है ना? बराबर हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे एक्टिनोइड। एक्टिनोइड, एक्टिनोइड श्रेणी। एक्टिनोइड श्रेणी की शुरुआत एक्टिनियम से होती है। कहां से होती है? और एक्टिनियम कौन से, एक्टिनियम जो है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। उससे पहले हाँ, अब तो चुप हो जाओ। है? इसको छोड़ो, ये काम की बात नहीं है अपने। हाँ, ये देखना भी, लेंथेनॉइड तत्वों के उपयोग। लेंथेनॉइड तत्वों के उपयोग, एक तो आपने पढ़ी थी मिश्र धातु। क्या पढ़ा था? मिश्र धातु। मिश्र धातु में ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? कॉपर प्लस टिन। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक। कौन सा पढ़ा है? अरे पहला पहला मिश्र धातु कौन सा पढ़ा था? पीतल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पीतल। ब्रास पढ़ा था। ब्रास किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक। पीतल को याद रखोगे किस नाम से? इधर देखो, पिताजी। पिताजी। ठीक है ना? पी का मतलब क्या हो गया? पीतल। क्या हो गया? पीतल। तांबा और जिंक, और जिंक। ठीक है ना? तांबा मतलब कॉपर और प्लस में जिंक। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है कौन? पीतल।
एक होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। वे मिश्र धातु जो लेंथेनॉइड तत्वों से बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र मतलब समझ गया? MISS, मिस यू, वो मिश्र नहीं। हाँ, ये मिश्र धातु है, लेंथेनॉइड तत्वों के बनती है भी, याद रखना है। मिश्र मेटल्स 40% क्या होते हैं इसके अंदर? लेंथेनॉइड होते हैं, या लेंथेनम कह सकते हो आप। और बढ़िया, ये क्या लिखा है? PR। क्या लिखा है ये? PR। PR लेंथेनॉइड श्रेणी का तत्व है क्या? PR लेंथेनॉइड श्रेणी का तत्व है क्या? है? हाँ, क्या नाम है इसका? प्रेसोडाइनियम। क्या है? प्रेसोडाइनियम। ठीक है ना, याद रखना। आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर। ठीक है। मुख्य घटक होता है इसके अंदर कौन? सीरियम। 40% में क्या लेते हैं? सीरियम लेते हैं। लेंथेनम को 44% और प्रेसोडाइनियम, इन दोनों में से कोई एक के लिया जाता है 44%। और आयरन और क्या होता है इसके अंदर? सल्फर होता है। मुख्य घटक होता है मिश्र धातु का कौन? सीरियम। कौन होता है? सीरियम। मिश्र धातुओं का उपयोग बंदूक की गोलियां बनाने में तथा हल्के फ्लिंट कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गैस लाइटर का जो कांच बना होता है उसको कहते हैं फ्लिंट कांच। क्या कहते हैं उसको? फ्लिंट कांच कहते हैं। ठीक है ना। फ्लिंट कांच बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, और बंदूक की गोली बनाने के लिए, हाँ, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। बंदूक की गोली मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? है? बंदूक का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम युक्त मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। जेट इंजन का मतलब समझ गए? वायुयान का इंजन। वायुयान का इंजन बनाने में किया जाता है। 3% क्या होती है? मिश्र धातु, प्लस उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। गैडोलिनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का उपयोग कम करने में किया जाता है। ताप कम करने में किया जाता है। सीरियम के ऑक्साइड पराबैंगनी प्रकाश को रोकते हैं, अतः इनका उपयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है। धूप के चश्मे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड पराबैंगनी प्रकाश को रोकने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है ना। सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनी अनुपात में किया जाता है। 12th क्लास में आपने टाइट्रेशन किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है, किया है तो 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर है, नाम नाम पढ़ाया था आपने। अच्छा, टाइट्रेशन अगर पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? ब्यूरेट लिए, ब्यूरेट को कॉपर सल्फेट से भरा होगा आपने, नहीं भरा? नहीं भरा है। हाँ, उसमें अपन क्या करते हैं? आयतन मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। लेंथेनॉइड तत्व में केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। पेपर का अच्छा प्रश्न है, याद रखना। लेंथेनॉइड श्रेणी में एकमात्र तत्व जो क्या है? रेडियो एक्टिव है। लेंथेनॉइड श्रेणी में एकमात्र तत्व जो क्या है? रेडियो एक्टिव है, PM। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, प्रोमीथियम है। क्या है ये? प्रोमीथियम एकमात्र तत्व है जो रेडियो एक्टिव है। लेंथेनॉइड अम्ल के साथ कम क्रियाशील होते हैं, जबकि क्षार के साथ क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। अम्ल के साथ क्रियाशील, जबकि क्षार के साथ क्या होते हैं? अक्रियाशील। ये जरूर याद रखोगे। ठीक है। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स ये है क्या? चाय पानी है? चाय चाय पी गए हो? है? पानी पी के चाय पी या चाय पी के पानी पियो? है? मिक्स।
एक्टिनोइड्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में क्या करता है, अभी प्रवेश करता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनोइड्स का होता है 5f 1 से 14, 6d 0 से 1 और 7s2, जबकि लेंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 4f 1 से 14, फिर 5d 0 से 1 और 6s2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, लेंथेनोइड का। लेंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही तो पढ़ा था 4f 1 से 14, और फिर पढ़ा था 5d 0 से 1 और पढ़ा था 6s2, ये लेंथेनोइड में पढ़ा था। और एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f 1 से 14, 6d 0 से 1 और 7s2। ठीक है, इसको कौन सा कोष बोलते हैं, उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं, उपांत्य कोष, और इसको पूर्व उपांत्य कोष बोला जाता है। ठीक है, सभी एक्टिनोइड तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, जबकि लेंथेनोइड में एकमात्र तत्व रेडियो एक्टिव होता है, कौन होता है, हाँ पीएम, प्रोमीथियम। ठीक है, जबकि सारे एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, 2 लाइनें बोल रहा हूं, बताना है कौन सी सही है। सभी एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं तथा सभी रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड्स होते हैं। पहली लाइन क्या है, सही है। क्या बोला मैंने, सभी एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। दूसरी लाइन, सभी रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स होते हैं। दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, पहला कथन क्या है, सत्य है, पहला कथन सत्य है। ठीक है, हाँ, सभी एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन सभी रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड्स हो जरूरी नहीं है। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनोइड्स न होकर के क्या है, लेंथेनोइड है। क्या है, लेंथेनोइड। क्लियर है, मैंने आपको आवर सारणी पढ़ाई थी, 2 पेज दिए थे एफ ब्लॉक की, संभाल के रखे हैं क्या, है क्या अभी किसी के पास है, पास नहीं है, किसके पास है, गगनदीप के पास है, देखना पड़ेगा। शाबाश, हाँ पेन चलाया है इसके ऊपर, है चलाया है, शाबाश। और किसके पास है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला एक्टिनोइड्स वाला पेज निकालना, एक्टिनोइड्स। हाँ, इसका नाम क्या है पहले तत्व का, है एक्टिनियम के बाद में पीए लिखा है, इसका नाम क्या है? प्रोटेक्नियम है, रुको रुको, प्रोटेक्टिनियम। ठीक है, चलो ठीक है, इसलिए दिया था, आप नाम याद कर लो। ठीक है, मेरे तो याद है नहीं नाम, सीधी सी बात है। हाँ मेरे तो याद है नहीं नाम, आप याद कर लोगे ना, है, हाँ ये तो यूरेनियम है, ये क्या है, ये यूरेनियम है, ये नेपच्यूनियम है। ठीक है, और ये प्लूटोनियम, क्या है ये, प्लूटोनियम। और ये क्या है, ये अमेरिशियम या अमेरिकियम भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये क्या है, सीएम का मतलब क्या हो गया, है करियम, क्या हो गया, करियम, क्यूरियम नहीं, करियम। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है तो। ये क्या है, एफएम का मतलब है फर्मियम, क्या है, फर्मियम। एमडी मेडेलियम, क्या है, मेडेलियम। एनओ नोबेलियम, क्या है, नोबेलियम। एलआर
लोरेंशियम। Lr का मतलब क्या हो गया? लोरेंशियम। ठीक है, 5f श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 0 0 2 3 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 और 14। इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एफ में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, एफ में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, एफ में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे और एफ में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तीन कंडीशन एक्टिनोइड श्रेणी के अंदर एफ उपकोष के अंदर आपको नहीं मिलेगी। कौन सा? F1, F5 और F8। F5, F1 और F8। लेंथेनोइड के समान इनकी भी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। इसके साथ साथ ये +2, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है ना, उससे थोड़ी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एक प्रश्न कल की डीपीपी के लिए आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। एफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनोइड जो है +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि एक्टिनोइड भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन कभी कभी यह +3 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है लेंथेनोइड की तुलना में एक्टिनोइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्च होती है। लेंथेनोइड की तुलना में एक्टिनोइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? उच्च होती है। क्लियर है? लेंथेनोइड के समान एक्टिनोइड में भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुविक त्रिज्या में सतत रूप से क्या आती है? कमी आती है, जिसे एक्टिनोइड संकुचन कहा जाता है। और 5f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में दुर्बल होता है। अतः एक्टिनोइड संकुचन लेंथेनोइड संकुचन से अधिक क्या होता है? प्रभावी होता है। अधिक क्या होता है? प्रभावी होता है। परमाणु क्रमांक 103 से अधिक होने पर ऐसे तत्वों को अति भारी तत्व कहा जाता है। एक्टिनोइड्स में कहां से लेकर के कहां तक तत्व रखे गए हैं? 89 से लेकर के 103 तक। 89 से लेकर के 103 तक, यानी टोटल 14 तत्व रखे गए हैं। किसमें? एक्टिनोइड्स में। 103 के बाद में जितने भी तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? अति भारी तत्व कहा जाता है। अति भारी तत्व कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 103 से अधिक होने पर ऐसे तत्वों को अति भारी तत्व कहते हैं। ये सभी मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। मानव निर्मित और रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसे बिस्मिथ और क्रोमियम। ये परमाणु क्रमांक क्या है? 83। और ये परमाणु क्रमांक क्या है? 24। दोनों की अभिक्रिया होगी तो परमाणु क्रमांक बनेगा 107। परमाणु क्रमांक बनेगा 107। 107 को ऐसे लिखते हैं, प्रतीक के रूप में लिखते हैं, नहीं लिखते? 1 को कहा जाता है अन, 0 को कहा जाता है नील और S को कहा जाता है सेप्ट। अन नील सेप्टियम, एन नील सेप्टियम, जिसका प्रतीक हो गया UNS। UNS 107। अति भारी तत्वों की अर्धायु काल 10⁻⁻14 सेकंड होता है, अतः इनका अध्ययन करना मुश्किल है। 10⁻14 बहुत कम टाइम है। बहुत कम क्या है? टाइम है। यानी इतने टाइम के अंदर इनका नाभिक जो है आधा नष्ट हो जाता है। इनका नाभिक आधा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए इसका अर्धायु काल क्या बोला? 10⁻14 सेकंड। 10⁻14 सेकंड इनका क्या है? अर्धायु काल है। इसलिए इनका अध्ययन करना क्या है? मुश्किल है। अति भारी तत्व, ये ट्रिक है, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।
और ये आपको मैंने पढ़ाया है, आवर्त सारणी पढ़ी थी तब, आवर्त सारणी पढ़े थे तब इसको मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, 101 को कहते हैं अपन मेंडेलिवियम, और जिसको लिखते हैं एमडी से। ठीक है ना, 101 का आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो और उसको प्रतीक के रूप में लिख सकते हो। कैसे? एन, नील और अनियम, एन, नील और एनियम पढ़ा था हमने। ठीक है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? यू, यू और क्या हो जाएगा? हाँ, यू एन, यू एन और यू, ये इसका हो जाएगा प्रतीक। यू एन यू इसका हो जाएगा प्रतीक। जिसको समझ नहीं आ रहा है पीछे वाली क्लास देख लेना आवर्त सारणी की, वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हाँ 114 तक है, 114 तक, 115, 116, 117, 118 भी तत्व होते हैं। 118वां तत्व जिसका नाम क्या है? ओजी, ओग्नोसोम। क्या है? ओग्नोसोम, ओजी एजी है ना, वही। 115 मॉस्कोवियम, 116 लिबर्मोनियम, 117 टेनेसाइन और 118 ओग्नोसोम। मैं आपसे पूछूं 117, 117 कौन से ब्लॉक का तत्व है? हाँ है? 117 कौन सा ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का है। हम करो 118 तो होता है पी ब्लॉक में ओग्नोसोम, और 118 से जस्ट पहले आता है वर्ग नंबर 17 का लास्ट तो आता है। निकालोगे रफ कॉपी, हेडिंग डालो रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध नया चैप्टर है। नया चैप्टर रासायनिक आबंध। पीपीटी पे पढ़ना चाहोगे क्या? नहीं पढ़ना चाहोगे? नहीं पढ़ना पीपीटी पर? है, धीरे धीरे पढ़ाऊं। रासायनिक आबंध, ढंग से पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर कराऊंगा बोर्ड पर लिख लिख करके। ठीक है, और बातें करोगे ना, फिर सोमवार से इसकी भी पीपीटी क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दे लेना। रासायनिक आबंध अच्छे प्रश्न आएंगे पेपर में, और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं अपन। रासायनिक आबंध, कौन ही होके चुप है? चुप होगा नहीं? केमिकल काइनेटिक्स को नहीं, बॉन्डिंग है ये तो एडवांस भी ना चल, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना आप। केमिकल बॉन्डिंग, खड़ा हो यहाँ से, वहां बैठ, आप वहां बैठ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, आप भी खड़े हो यहाँ से, वहां चलो पीछे। दोनों एक बेंच पे नहीं होगे, अलग अलग होंगे। पीछे यहाँ से खड़े हो। हाँ, कैप वाले, कैप वाले, कैप कैप कैप, पीछे चलोगे। इधर इधर आगे, आगे तुम आगे, इधर आगे बैठ, इधर बैठ। केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंध। कोई बोल गया है ना पूरे चैप्टर के बीच में, अगर डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर ठीक नहीं रहेगा।
ये हमारे पास में कोई एक परमाणु है और इस परमाणु के कोष में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, ये है दूसरा परमाणु और दूसरे परमाणु में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, चक्रण कर रहा है, गति कर रहा है। नाभिक पर चार्ज कौन सा है, प्लस। इधर भी नाभिक पर चार्ज कौन सा है, प्लस। हमने कहा इस परमाणु का नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है ना, उसी प्रकार इस परमाणु का नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है भाई, आकर्षित करता है। हम कहेंगे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु, सॉरी, एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। दूसरे परमाणु का नाभिक पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बंध लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना, उसी प्रकार आप बताओगे नाभिक और नाभिक के बीच में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। यदि इस प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा आकर्षण बल प्रबल हो जाए, इस प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा आकर्षण बल प्रबल हो जाए, तो हम कहेंगे दोनों परमाणु के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और उस बॉन्डिंग को अपन नाम देंगे कौन सा बॉन्डिंग, रासायनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, रासायनिक बॉन्डिंग, है ना। तो परमाणुओं, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच, दो परमाणुओं के बीच, नाभिक नहीं, दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। ध्यान देना, रासायनिक बंध का निर्माण क्यों होता है, जब प्रतिकर्षण की अपेक्षा आकर्षण बल मजबूत हो जाए तब बन जाएगा रासायनिक आबंध। क्या बन जाएगा, रासायनिक आबंध। यानी हम ये कहेंगे दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या है, रासायनिक आबंध है। दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या है, रासायनिक बंध। क्लियर है, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, फिर इसके बाद में लिखना। लिखाऊं, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध कहलाता है। यदि प्रतिकर्षण की तुलना में, यदि प्रतिकर्षण की तुलना में आकर्षण बल अधिक प्रभावशाली है, प्रतिकर्षण की तुलना में आकर्षण बल अधिक प्रभावशाली है, आकर्षण बल अधिक प्रभावशाली है, तो परमाणुओं के मध्य, तो परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। अब ये जो आकर्षण बल होता है ये दो प्रकार का होता है।
आकर्षण बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल आकर्षण और एक होता है दुर्बल आकर्षण। एक होता है प्रबल आकर्षण और एक होता है दुर्बल आकर्षण। दुर्बल आकर्षण। दुर्बल आकर्षण की जहां बात आएगी तो याद रखना है, एक बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बंध और एक बॉन्डिंग होती है दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बंध। दुर्बल वांडरवाल वांडरवाल आकर्षण बंध। दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बंध। यानी दुर्बल आकर्षण बंध जो होगा या दुर्बल आकर्षण बल जो होगा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक हाइड्रोजन बंध और नंबर दो दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बंध। क्लियर है? प्रबल आकर्षण बल होता है, इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहला आयनिक बंध। क्या पढ़ोगे? आयनिक बंध। आयनिक बंध। दूसरा हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध। और चौथा अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे धात्विक बंध। धात्विक बंध। धात्विक बंध। तो बंध कितने प्रकार के हैं? एक प्रबल बंध और एक दुर्बल बंध। प्रबल बंध के अंतर्गत आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध। ठीक है, चार प्रकार के यहां पढ़ेंगे। और दो प्रकार के दुर्बल बंध में आएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक आएगी दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बंध। प्रकृति में सबसे सबसे कमजोर बंध अगर कोई है प्रकृति में, सबसे कमजोर, तो याद रखना वो कौन सा है? वो है दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बंध। सबसे कमजोर बंध। उतार लो। सबसे सिंपल प्रश्न अगर यहां से बनेगा, वही बनेगा निम्न में से कौन सा एक प्रबल बंध है? कौन सा एक प्रबल बंध है? तो इन चारों की प्रकृति होती है प्रबल। सबसे प्रबल होता है कौन? आयनिक बंध। कौन होता है? आयनिक बंध। और सबसे कमजोर होता है कौन? वांडरवाल। दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बंध। ठीक है, समझ गए? फिर अगर हमारे लेवल का प्रश्न और थोड़ा जटिल कर देता है तो आपको यौगिक देंगे और उन यौगिकों में पहचानना पड़ेगा आपको कौन सा एक आयनिक यौगिक है, कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक है और कौन सा एक धात्विक बंध बनाता है। ठीक है ना? निम्न में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? क्लियर है बात? फिर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। या फिर और थोड़ा डीपली जाएंगे तो आपसे पूछा जाए कौन सा एक जल में विलयशील है और कौन जल में घुलता नहीं है। वो भी अपन किस आधार पर बताएंगे? बॉन्डिंग के आधार पर बताएंगे। थोड़ा और पेपर में प्रश्न में इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे संकरण। क्या पढ़ेंगे? संकरण। और संकरण के प्रकार हमें पढ़ने पड़ेंगे, ज्यामिति हमें पढ़नी पड़ेगी, एक प्रश्न वहां से आने के चांस रहता है। ठीक है, लिख लिया आपने? अब देखो, परमाणु या तत्व जो है वो रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं? कोई बताएगा रासायनिक बंध का निर्माण क्यों होता है? कारण क्या है? रासायनिक बंध के निर्माण होने का कारण क्या है? आवत सारणी आपने पढ़ ली, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। रासायनिक बंध के
बनने का कारण, बनने का कारण, क्या कारण हो सकता है? स्थायी रहने के लिए, शाबाश, पहला कारण बिल्कुल सही है। और क्या कारण हो सकता है? अष्टक पूरा करने के लिए, शाबाश, वो कारण होंगे। एक, यानी कोई भी परमाणु है अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो याद रखना वह अपने स्थायित्व को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। और जो परमाणु यौगिक आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा उसके पास उतनी ही कम क्या होगी? एनर्जी। तो याद रखना वह अपने पास न्यूनतम ऊर्जा रखना भी चाहेगा, इसलिए परमाणु क्या बनाते हैं? रासायनिक बंध बनाते हैं। तो पहला लिखोगे आप, इसके अंदर हेडिंग डालोगे रासायनिक बंध के बनने का कारण, रासायनिक बंध के बनने का कारण। और सबसे पहले लिखोगे आप, लिखो कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु अपने पास न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा रखने का प्रयास करता है, न्यूनतम ऊर्जा रखने का प्रयास करता है। परमाणु अपने, परमाणु अपने पास अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास, परमाणु अपने पास अक्रिय गैस विन्यास रखने का प्रयास करता है, रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार, इस प्रकार परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है, इस प्रकार परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। और रासायनिक बंध का निर्माण करता है, और रासायनिक बंध का निर्माण करता है। ध्यान देना है, जब रासायनिक बंध का क्या हो जाएगा? निर्माण, रासायनिक बंध का हो जाएगा निर्माण, तो याद रखना रासायनिक बंध बनने के कारण यौगिक परमाणु की क्या बन जाएगी? स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा। और जब एक यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाएगा तो याद रखना उसके पास उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब है रासायनिक बंध और स्थायित्व दोनों आपस में क्या है? समानुपाती है। जितना ज्यादा स्थायित्व कब आएगा? जब वह क्या बनाएगा? रासायनिक बंध बनाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जब रासायनिक बंध बना लेगा तो उसके पास में क्या आ जाएगा? स्थायित्व। और जैसे ही स्थायित्व आएगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस यौगिक के पास उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है बात? तो रासायनिक बंध बनने के कारण दो परिवर्तन आते हैं। कितने परिवर्तन आते हैं? दो। एक तो यौगिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, दूसरी बात उस यौगिक की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उस यौगिक की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? जिसके पास अधिक ऊर्जा होगी उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा? कम होगा। ये चीज उतार लो आप, रासायनिक बंध समानुपाती स्थायित्व और व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा, व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा। लिखा? हेडिंग डालो लुईस का अष्टक नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। लुईस का अष्टक नियम, ये पहली हेडिंग है, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा।
लुईस का अष्टक नियम। पूछा जाएगा कौन सा एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? लुईस का अष्टक नियम। अष्टक का मतलब क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया है? 8 इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार अक्रिय गैस अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखती है, उसी प्रकार प्रत्येक परमाणु अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है और अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसे ही क्या कहा जाता है? अष्टक नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अष्टक नियम। जो किसने दिया था? लुईस ने दिया था, इसलिए इसको कहा गया लुईस का अष्टक नियम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके अपवाद। क्या है? इसके अपवाद। हमने ये पढ़ा है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं? रासायनिक बंध बनाते हैं यौगिक। ठीक है ना? और एक यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्या जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वही इस प्रकृति में स्थायी यौगिक है? नहीं। उनके अलावा भी कुछ ऐसे यौगिक है जिनका अष्टक पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो क्या पाए जाते हैं? प्रकृति में स्थायी पाए जाते हैं। प्रकृति में क्या पाए जाते हैं? स्थायी पाए जाते हैं। क्लियर है बात? तो लिखोगे आप सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखो। लिखो प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैस तत्वों के समान अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। पूरे करने का प्रयास करता है और अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। और अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। और अपने स्थायित्व को प्राप्त करता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार पूरे किए जा सकते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार पूरे किए जा सकते हैं। नंबर 1, यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, स्थानांतरण का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर जो बंध बनेगा उसको नाम दिया जाता है आयनिक बंध। क्या नाम दिया जाता है? आयनिक बंध। ठीक है, हमारे लेवल का प्रश्न है कि आयनिक बंध के दौरान, आयनिक बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण। या फिर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। क्लियर है? तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का क्या? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या है? स्थानांतरण। ठीक है ना? फिर 2 नंबर याद रखना है आपको, यदि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, यदि इलेक्ट्रॉन की क्या हो? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो फिर याद रखना इस दौरान जो बंध बनेगा उसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंध। पुराने पेपर उठा के देख लेना, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पेपर में आया हुआ आपको मिलेगा। सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से याद रखना सहसंयोजक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। और नंबर 3, यदि इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या किया जाए? दान किया जाए। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाए,
तो याद रखना है उपसहसंयोजक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। उपसहसंयोजक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। उपसहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। कौन बुलाई रहा है? फोन में बोलेगी, लिखो लिखो है? यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, मतलब आयनिक बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो सहसंयोजक बंध बनता है। और यदि इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हो तब उपसहसंयोजक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये थे एक परमाणु या यौगिक या तत्व अपने संयोजी कोष में क्या पूरे करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। 3 शर्त होगी, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से और इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब एक युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एक युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर। क्या बोला जाता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर है बात? चलो उतार लिया, हेडिंग डालो अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम हमें ये कहता है कि जिनके पास अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है, रासायनिक बंध बनाएंगे और क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो फिर प्रकृति में नहीं पाए जाएंगे, स्थायी नहीं रहेंगे। ये कौन कहता है, अष्टक नियम कहता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। अष्टक पूरा नहीं है या फिर अष्टक पूरा है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी है, फिर भी प्रकृति में यौगिक पाए जाते हैं और वो स्थायी भी हैं। वो क्या है, स्थायी भी हैं। पहले अपवाद में लिखोगे आप, पहला 1 नंबर डाल करके अष्टक नियम के अपवाद में 1 नंबर लिखो, सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अष्टक नियम का अपवाद है। अष्टक नियम का अपवाद है। सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अष्टक नियम का अपवाद है। जैसे जैसे BeF2, क्या नाम है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड है ना, बेरिलियम। अब आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, अगर आवर्त सारणी नहीं आ रही ना तो फिर रासायनिक आबंध चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्यों है, तो अब आपको फ्लोरीन का और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। देखो बेरिलियम जो है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं पता है तो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा। बेरिलियम कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। और 4 नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2s2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप, 1s2 2s2 और 2p5 2p5, यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए
और अपना अष्टक पूरा करने के लिए भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर इसके संयोजी कोष वाले 7 इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंध बनाने में भाग लेंगे और इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंध बनाने में क्या लेंगे? भाग लेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। इसके 7 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बंध बनाने में, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? न्यून यौगिक हो गया है। ठीक है, आप लिख सकते हो BeF2 जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कैसे हुआ? ध्यान देना, इसका अष्टक पूरा है क्या? दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। नहीं है ना? इसके पास तो संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 और 2 7। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है? नहीं है। पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। पी के 5 इलेक्ट्रॉन और एस के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। फिर भी क्या है? ये स्थायी है, प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, लिखो आप BeF2। फिर आगे लिखोगे अगला एग्जाम्पल BeH2। BeH2 BeH2 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड H3 BH3। ठीक है, फिर लिखोगे आप एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3 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 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। फिर लिखोगे आप BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। और लिखोगे आप गैलियम ट्राईक्लोराइड GaCl3 गैलियम ट्राईक्लोराइड। और बोरॉन ट्राईब्रोमाइड बोरॉन ट्राईब्रोमाइड बोरॉन ट्राईब्रोमाइड। और बोरॉन ट्राईआयोडाइड बोरॉन ट्राईआयोडाइड। और बोरॉन ट्राईक्लोराइड बोरॉन ट्राईक्लोराइड। क्लियर है? ये याद रखोगे क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ठीक है, अब एग्जाम में पेपर में प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? ठीक है, आइडिया पहचानने का क्या है? ये पी ब्लॉक का तत्व है। ये भी क्या है? पी ब्लॉक का तत्व है। ये भी पी ब्लॉक का तत्व है ना? वर्ग नंबर 17 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 वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 1। ठीक है ना? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना संयोजी कोष में, एक इलेक्ट्रॉन। और इनमें पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना है 5 इनके जोड़ने हैं और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखने हैं आपको। क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं? क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं? नहीं होते तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाएंगे। या फिर रट्टाफिकेशन कर लो। ठीक है, या फिर क्या कर लो? रट्टाफिकेशन कर लो। ठीक है, ये इतने तत्व आपसे पूछे जाएंगे, यौगिक पूछे जाएंगे। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है जो अष्टक नियम के क्या है? अपवाद है। अष्टक नियम के क्या है? अपवाद। समझ गए? चले आगे, लिखो फिर अगला अपवाद में। वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु वे यौगिक वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु
के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और अपने अष्टक का प्रसार करते हैं वे सभी अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। वे सभी अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। PCl5 इसके श्योंजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं P के अंदर। P में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फॉस्फोरस के पास में नाइट्रोजन वाले वर्ग में है ना, फॉस्फोरस के श्योंजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो इधर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 नंबर पर आता है। 1s2 2s2 2p3 ये होता है। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है कौन? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है 3s2 3p3 ये होता है फॉस्फोरस का, होता है ना। देखो तीसरे कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 और 2 5, यानी फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लोरीन 5 है ना, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 5। एक क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? श्योंजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 8 से ज्यादा हो गए ना, 8 से ज्यादा हो गए। 5 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका अर्थ ये हुआ इसने अपने अष्टक का क्या कर लिया? प्रसार कर लिया। अपने अष्टक का क्या कर लिया? प्रसार कर लिया। तो याद रखना है, अष्टक का प्रसार करने वाले सभी यौगिक जो है वो क्या कहलाएंगे? अष्टक नियम के अपवाद कहलाएंगे। ध्यान देना, फॉस्फोरस के श्योंजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 और 3p3। 3s2 3p3। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है np5। क्या होता है? np5। और इससे पहले आता है ns2। ये ns तो याद रखना काम नहीं आएगा बंद बनाने में। बंद बनाने में भाग लेगा कौन? लेगा p। np लेगा भाग। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 फॉस्फोरस के और 5 किसके? क्लोरीन के। 5 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए? ज्यादा, यानी अष्टक से ज्यादा हो गए। इसका मतलब अष्टक का क्या हो गया? प्रसार हो गया। ये कहलाते हैं अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक। क्या कहलाते हैं? अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक। जो किसका अपवाद है? अष्टक नियम तो कहता ही ये है कि अपने अंतिम कोष में या श्योंजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई यौगिक क्या बनाता है? रासायनिक बंध बनाता है। 8 इलेक्ट्रॉन से न तो कम होंगे न क्या होंगे? ज्यादा। जबकि हमने तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के अंदर पढ़ा है कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर भी वो स्थायी है, रासायनिक बंध का निर्माण किया है। और इधर हमने पढ़ा है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, फिर भी ये क्या है? स्थायी है। इन्होंने रासायनिक आबंध का क्या किया है? निर्माण किया है। क्लियर है बात? ठीक है। अन्य एग्जाम्पल लिखोगे आप PCl5 के अलावा। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 PCl5 के बाद में SF6 IF7
IF7, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, SF4, जिनोन ट्राइऑक्साइड, XeO3, जिनोन ट्राइऑक्साइड, और XeOF2, जिनोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, XeOF2, जिनोन ऑक्सो डाइफ्लोराइड, लिख लिया। फिर लिखोगे XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, XeF4। ये कहलाते हैं अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक, अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक। ठीक है, दो अपवाद पढ़ लिया आपने, पहला इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, दूसरा अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक। तीसरा लिखोगे आप छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास, छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास, छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले परमाणु या आयन, परमाणु या आयन। छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हो गया श्योनजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहते हैं छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास रखने वाले परमाणु या आयन। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखोगे जिंक +2, जिंक +2, जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो आप, लिख सकते हो। यानी ये होता है 3d10 और 4s2s वाले इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बन गया 3d10। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा 3s2, 3p6 और 3d क्या हो जाएगा 10, 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, जिंक 3d श्रेणी का तत्व है या नहीं है। अगर जिंक +2 हो गया इसका मतलब इसके बाद में आता था क्या 4s2, s के दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागे तभी तो इस पर प्लस का 2 चार्ज आया है, तभी तो प्लस का 2 चार्ज आया है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके पास श्योनजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 18 इलेक्ट्रॉन। इन 18 इलेक्ट्रॉन जो रखता है उसे कहते हैं छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखा जाए तो तीसरे कोष के अंदर 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। फिर भी क्या करेगा ये रासायनिक आबंध बनाएगा, रासायनिक आबंध बनाएगा और क्या बनेगा स्थायी हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। हाँ, तो जिंक +2 लिखो, मरकरी +2, कॉपर +2, Hg+2 और कॉपर +2। कॉपर +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3d में, कॉपर +2 में 17 हो जाएंगे ना। कॉपर +1 करो आप, कॉपर +1, कॉपर +1। Ag+1 सिल्वर, Ag+1। ठीक है, ये हमारे लेवल की बात है नहीं, आप पहला और दूसरा याद रखोगे। ठीक है, पहले अपवाद में क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक और दूसरा क्या पढ़ा अष्टक प्रसार करने वाले यौगिक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है लेकिन इतने बहुत है, अब नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, फिर देखो आप विषम इलेक्ट्रॉन लिखो, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक नंबर 4, नंबर 4 विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक।
विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, जैसे जैसे NO और NO2, NO और NO2 दोनों एक ही परमाणु, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये यौगिक है, और ये भी किसका है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, लेकिन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। देखा जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 15। कितने हो गए, 15। इसके पास 7 और इसके पास में कितने हो गए, 16। 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हो गए, 23। 15 और 23 दोनों क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, विषम इलेक्ट्रॉन है। जबकि अष्टक नियम क्या कहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, सम। 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, सम। ठीक है ना, अगर ये दोनों मिलते तो 8 और 8 कितने होते, 16। कितने होते, 16। अगर ये तीनों मिलते तो 8 और 8 8 कितने होते, 24। कितने होते, 24। जबकि इसके पास कितने हैं, 23, और इसके पास कितने हैं, 15। ठीक है ना, जो आने नहीं चाहिए थे विषम, क्या आने चाहिए थे, सम आने चाहिए थे। ठीक है ना, तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त जो यौगिक है वो भी अष्टक नियम का क्या होता है, अपवाद होता है। अष्टक नियम का क्या होता है, अपवाद होता है। क्लियर है, ठीक है। अष्टक नियम समझ आया या नहीं आया, आया समझ में। पहचान लोगे क्या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, पहचान लोगे हैं। चलो एक पीपीटी में प्रश्न दूंगा मैं, फिर देखना नहीं आए तो फिर दोबारा अष्टक नियम को अपन समझ। पीपीटी नहीं, सॉरी डीपीटी। पीपीटी की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट टाइम, और पीपीटी है पर पार्ट, प्रेजेंटेशन, पीटी। पी का तो मतलब हो गया प्रेजेंटेशन, अब पीटी का आगे मतलब मुझे पता नहीं है। चलो अष्टक नियम हमने पढ़ा है। अब हेडिंग डालोगे आप प्रबल रासायनिक बंध, और जिसमें पहला डालोगे आप आयनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध और पहला उसके अंदर लिखोगे आप आयनिक बंध। अलग से हेडिंग डालना है प्रबल रासायनिक बंध, प्रबल रासायनिक, प्रबल रासायनिक बंध, और नंबर 1 इसके अंदर पढ़ेंगे आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध। आयनिक बंध को ही कहा जाता है विद्युत, विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, या बंध कह सकते हो या बल कह सकते हो। विद्युत आकर्षण बल, या इसे कहते हैं विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध। स्थिर विद्युत आकर्षण बल करना, ठीक है, एक ही बात है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल या विद्युत संयोजक बल। इसमें से अगर कोई प्रश्न आएगा तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका, 100% नहीं लेकिन 98% पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है वर्ग नंबर 1 तो होगा कौन सा, पहला। वर्ग नंबर कौन सा, पहला। और एक वर्ग नंबर होगा कौन सा, 17। वर्ग नंबर कौन सा, 17। 98% आयनिक बंध के प्रश्नों के अंदर पहले और 17वें वर्ग के तत्वों के बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना, पहले वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे और 17वें वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने से जो बंध बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। यानी एक धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, और दूसरा याद रखना है ऋण विद्युतीय तत्व।
दूसरा, ऋण विद्युतीय तत्व के बीच में अगर बंध बनता है तो याद रखना उस बंध को कहा जाता है कौन सा बंध? आयनिक बंध। आयनिक बंध। हम ये भी कह सकते हैं एक धातु तत्व और दूसरा अधातु तत्व के बीच में जब बंध बनता है तो उसको कहा जाता है आयनिक बंध। क्या कहा जाता है? आयनिक बंध। जैसे एग्जाम्पल के रूप में धन विद्युतीय तत्व में पहले वर्ग की बात करें अपन तो हमने लिया क्या? सोडियम। क्या लिया है? सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। और 17वें वर्ग में हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो बनेगा क्या? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। एक प्रकार का क्या है? आयनिक यौगिक है। NaCl कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसका निर्माण आयनिक बंध से हुआ है। आयनिक बंध से हुआ है। क्लियर है? यानी पहले वर्ग और 17वें वर्ग के तत्वों के बीच में 98%, 99% भी नहीं, 98% क्या पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध पाया जाता है। जबकि हमने पढ़ा था लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड आयनिक नहीं होता, क्या होता है? सहसंयोजक होता है। अगर आपने ध्यान दिया है वर्ग नंबर 1 में हमने पढ़ा है। ठीक है, लिथियम क्लोराइड क्या होता है? सहसंयोजक होता है। पढ़ा है ना? लिखो इसके अंदर, एक धातु तत्व तथा एक अधातु तत्व, एक धातु तत्व और एक अधातु तत्व के परमाणु के मध्य, के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को, बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। आयनिक बंध कहा जाता है। लिखा? स्थानांतरण से बनने वाले बंध को, बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का बंध, इस प्रकार का बंध एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1, एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1 तथा पी ब्लॉक में वर्ग नंबर 17, पी ब्लॉक में वर्ग नंबर 17 के परमाणुओं के बीच बनता है, के परमाणुओं के बीच बनता है। जैसे सीजियम आयोडाइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। सीजियम आयोडाइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। रुबिडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। रुबिडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। सोडियम ब्रोमाइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। पोटेशियम आयोडाइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक है। और आप लिखो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 वर्ग नंबर 2, कैल्शियम क्लोराइड। अब जो स्पेशल केस है वो चलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद में कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड आयनिक यौगिक है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आयनिक यौगिक है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड आयनिक यौगिक है MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड आयनिक यौगिक है MgCl2। ठीक है, और लिथियम फ्लोराइड LiF, लिथियम फ्लोराइड
एक आयनिक यौगिक है। लिथियम ऑक्साइड Li2O, Li2O ये क्या है? एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, MgO एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। एल्यूमिनियम और कार्बन, ये लिखो Al4C3, Al4C3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको स्टार करना, एल्यूमिनियम Al2O3, ये आयनिक प्लस सहसंयोजक दोनों गुण रखता है, आयनिक प्लस सहसंयोजक, सहसंयोजक गुण दोनों रखता है। पेपर में इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा, आपको पहचानना है आयनिक यौगिक कौन सा है। ठीक है भाई, पहचान लोगे? हैं? चलो कल नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे।